आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का 2013 का क्वेश्चन पेपर। और आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 1/1 प्लस रूट टू प्लस 1/√2 प्लस रूट थ्री प्लस 1/√3 प्लस रूट फोर एंड सो ऑन दिया हुआ है 1/√8 प्लस √9। तो x का मान पूछा जा रहा है। मैं क्या करता हूँ, पहले एक वैल्यू ले लेता हूँ। कौन सा वैल्यू? 1/1 प्लस √2 को इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो 1 माइनस √2 आ जाएगा, फिर 1 प्लस √2 और ये 1 माइनस √2। आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, नीचे वाले को, डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है। तो यानी 1 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 1 माइनस √2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 1 माइनस √2 का वैल्यू डिवाइड बाई -1 हो जाएगा। या इसी को आप क्या लिख सकते हो, √2 माइनस 1 लिख सकते हो। ऐसे ही आप 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3 को क्या लिख सकते हो, √3 माइनस √2 लिख सकते हो। ऐसी 1 डिवाइड बाई √3 प्लस √4 को क्या लिख सकते हो, √4 माइनस √3 लिख सकते हो। तो फिर x का वैल्यू हम लोग क्या लिखें, आप ऐसे इसको सबको अरेंज करते जाओ। √2 माइनस 1 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, √9 माइनस √8 वैल्यू आ जाएगा। तो अब ये देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये √2 प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ऐसी सारे वैल्यू कट जाएगा √8 तक। बचेगा क्या आपको, ये √9 बच जाएगा और यहाँ -1 बच जाएगा। तो √9 माइनस 1 यानी √9 का वैल्यू कितना होता है, 3 माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन दिया हुआ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो x y क्या हो सकते हैं? देखो, मैं आपको सजेस्ट तो ये करूँगा कि आप क्या कर लो कि जो वैल्यू दिया हुआ है ना, यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ रख लो और देख लो कि इसका आंसर किसके लिए मैच कर रहा है। जैसे मान लो मैं ऑप्शन ए को मैच करा रहा हूँ, तो ऑप्शन ए को अगर मैच कराऊंगा यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे रख रहा हूँ, तो 2 इंटू एक्स यानी -2 हो जाएगा और +2 0 आ जा रहा है। 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 तो होता है, सही है। लेकिन अगर यही वैल्यू मैं मान लेते हैं इसमें रखूँगा, तो क्या ये भी इक्वल टू 1 के आएगा? तो क्या हो सकता है, जब x का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा और -2 -1 और +2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 और +2 हो जाएगा। तो ये 3 के 0 तो नहीं आएगा, तो ये फिर सही नहीं है। दूसरा वाला में आप देखो कि -2 और +2 यहाँ तो 0 आ जाएगा, सही है, ठीक। -2 और +2 0 आ जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पे रखेंगे तो -1 और -2 और -3 -6 हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है इसका मतलब। फिर सी वाले में आ जाते हैं, तो सी वाले में हमारा क्या दिख रहा है कि 1 और 2 प्लस रखोगे तो यहाँ तो 0 नहीं आएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक। 2 की पावर 8 रखेंगे तो यहाँ पे भी आपका वैल्यू फिर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 आ जाएगा और नेगेटिव में आएगा, वो भी इक्वल नहीं आ सकता। डी वाला फिर आप देखो तो वो 2 इंटू 1 माइनस 2, ये तो 0 आ जाएगा। फिर अगर इसमें आप रखोगे तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 - 3 0 आ जा रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। मैच कराने से मतलब आपने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया और फिर आपने चेक कर लिया कि कौन सा इसके लिए मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगा, 2 की पावर 2x प्लस वाई है, तो ये 0, इसको 0 कर दो, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 कर दो और यहाँ इसको 0 कर दो, यानी x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तभी तो इक्वल आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी तभी डी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। तो बोला जाए कि यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है तो x का मान क्या होगा। तो हमारे पास आंकड़े कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े हैं। 10 आंकड़े का मतलब ये हुआ कि ये क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, पहले मैं इनको लिख लेता हूँ। पहले हमारा वैल्यू क्या है, 29 32 48 50
फिर x, फिर x प्लस 2 और फिर 72, फिर 78, 84 और 95 ये दिया हुआ है। तो इसके लिए अगर आंकड़े सम संख्या में हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फार्मूला हमारा क्या होता है, n/2th ऑब्जर्वेशन, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा वैल्यू n/2th यानी 10/2, 10/2 मतलब 5th टर्म हो जाएगा, 5th टर्म, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ अगर आप निकालोगे तो कितना दिया हुआ है, n बराबर 10 दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स की बात किया जा रहा है, तो 5th टर्म और यहाँ क्या आ जाएगा 6th टर्म। ठीक, इसका आंसर हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 63 हमको बोला जा रहा है आंसर है। तो अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे 5th टर्म कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी x प्लस 2 दिया हुआ है 5th और 6th टर्म इज इक्वल टू 63, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 126। इधर आप जाओगे तो 2x इज इक्वल टू 124 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 और 2 62, 62 गुना के 124, यानी आंसर डी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि दिए गए चित्र छायांकित क्षेत्रफल का एरिया ज्ञात कीजिए जहां ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग स्क्वायर यानी वर्ग है, तो उस केस में हमको क्या फाइंड आउट करना है, जो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो देखो छायांकित क्षेत्र नहीं दिख रहा, तो ऐसे समझो कि जो सर्किल दिया हुआ उसके अलावा जो भाग बच रहा है उसका हमको एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग एरिया निकाल लेते हैं किसका, वर्ग का। तो आप यहाँ लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एक साइड दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर भुजा का दिया हुआ है, तो 14 गुणे 14 कितना हो जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल। अब अगर मान लेते हैं सर्किल की बात करेंगे तो यहाँ 4 सर्किल दिया हुआ है, तो अगर ये देखो यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, मतलब ये 4 पार्ट में है ऐसे देखा जाए तो, ये एक यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो 4 पार्ट में दिया हुआ है। तो 14 बटा में अगर 4 करोगे तो रेडियस हमारा पता चल जाएगा, और वो क्या होगा, तो एरिया ऑफ यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, वृत्त का क्षेत्रफल, और उससे पहले हमारा रेडियस इसका कितना आ जाएगा, त्रिज्या 14 बटा में 4, क्योंकि एक साइड 14 है तो 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये एक पार्ट, ये फिर 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और ये फिर 4 पार्ट, 4 पार्ट हो जाएगा। तो 14 बटा में 4 मतलब 7 बटा में 2 हो जाएगा। तो 7 बटा में 2 का मतलब क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, ये तो एरिया हमारा हो गया, मतलब रेडियस हो गया, रेडियस हमारा कितना हो गया 7 बटा में 2 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यानी 22 डिवाइड बाई 7, आर का वैल्यू है कितना 7/2 इंटू 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो 11 सत्ते 77 बटा में 2, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 77 हो जाएगा, 77 बटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो जो शेडेड पोर्शन की बात किया जा रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दो। अच्छा एक चीज़ और, ये हमारा एक वृत्त का क्षेत्रफल है, तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 गुणे 77 बटा में 2, तो ये इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 77 दूना के 7 दूना के 14 को 4, 7 दूना के 14 एक 15, 154 हो जाएगा। तो जो हमारा शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये आपके चारों वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, और 15 में से 19 में से 15 गया 4, 42, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट 5th वाले में क्या बोला जा रहा है कि यदि
3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य कितना दिए हुए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब शून्य की बात से आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करो, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ कर लो तो भी सही है, या आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो x का वैल्यू √5/3 दिया हुआ है और दूसरा वैल्यू दिया हुआ है -√5/3 दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो x -√5/3 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर -5/3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो पहला तरीका ये है कि आप क्या करो, इसको डिवाइड करो, ठीक। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें क्या करो, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ कर लो। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब आपने क्या किया, जो जो ऑप्शन दिया हुआ ना इसको रख के चेक कर लो, ये जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, ये x स्क्वायर -5/3 से, x स्क्वायर -5/3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा, 3x स्क्वायर टाइम्स जाएगा, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x की पावर 4 हो जाएगा, 3x की पावर 4, ठीक। और माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, -5x स्क्वायर हो जाएगा, तो -5x स्क्वायर यहाँ लिख दिया। माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा 6x क्यूब और 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक। और फिर ये कितने टाइम जाएगा, 6x टाइम्स, तो 6x आपने यहाँ लिख लिया, तो ये आपका हो जाएगा 6x क्यूब और कितना हो जाएगा, 3 में से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा और माइनस में 10x माइनस कर दो, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5 बच जाएगा। अब कितने टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स, तो प्लस 3 टाइम्स आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 ही आ जाएगा। और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कर देंगे तो प्लस 3 टाइम्स। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक और फैक्टर क्या मिल गया, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ से आप 3 कॉमन लोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया। तो मतलब x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ से अगर आप रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा, एक -1 दूसरा भी -1 ही मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि हमारे दो रूट और कौन कौन से मिलेंगे, -1 एंड -1, यानी ऑप्शन बी, ठीक। ये हमारा 5th तक हो गया। इसके बाद देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 में क्या बोला जा रहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक। अनेक हल मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब पहले आप देख लो, ये इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = 7 लिखा हुआ है, और दूसरा दिया हुआ a - b × x प्लस a + b × y = 3a + b - 2 दिया हुआ है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो लाइंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कॉन्सिडेंट होनी चाहिए। कॉन्सिडेंट का मतलब क्या होता है, तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी 2/a - b = 3/a + b = 7/3a + b - 2। तो अब सबको इन दोनों को आपस में इक्वल कर लेता हूँ और इन दोनों को आपस में इक्वल कर लेता हूँ, और यहाँ से a और b का वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालोगे तो 2 टाइम्स ऑफ a + 2 टाइम्स ऑफ b = 3 टाइम्स ऑफ a - 3 टाइम्स ऑफ b। तो ये आपका आ जाएगा इधर, यानी 5b और -a + 5b = 0 हो जाएगा, मतलब a = 5b आ रहा है, ठीक। a = 5b आ गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को, जैसे हमने बोला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 9a क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9a
प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2a और 3b है और 7b है तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 7। तो माइनस 7 नहीं माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। और a का वैल्यू 5b है तो a का वैल्यू 5b है तो क्या आ जाएगा 10b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 10b माइनस 4b कितना हो जाएगा 6b इज इक्वल टू 6। तो b का वैल्यू आ गया 1। जब b का वैल्यू 1 आ गया तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जितने स्क्वायर सेंटीमीटर हैं वो उसी के आयतन में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर हैं, तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जितने स्क्वायर सेंटीमीटर हैं, तो देखो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक, तो सरफेस एरिया क्या है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना है तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 पाई से 4 पाई आपने कैंसिल कर दिया, क्या बचेगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल कर दिया तो आर का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3। तो ये आपका हो गया आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो डायामीटर हमसे पूछा गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, तो 2 टाइम्स ऑफ या आर यानी 6 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th में क्या बोला कि यदि किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 है, तो हाल का परिमाप यानी 2 इंटू ए प्लस बी का जो वैल्यू दिया हुआ है 250 मीटर है, तो a प्लस बी का जो वैल्यू वो कितना होगा 125। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये आ रही है, तो चलो एक काम करते हैं हम लोग, ये हमारा a प्लस बी का यानी अगर मान लेते हैं हाइट हमारा, अगर एरिया निकालते हैं जैसे सपोज मान लेते हैं, तो वो हमारा एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच बराबर कितना आ जाएगा 15,000। ये तो हमारा क्या दिया हुआ है पैसा दिया हुआ है, तो एरिया कितना हो जाएगा 10 से डिवाइड कर दो तो ये हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा तो एरिया हमारा 2 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू दिया 125, हमको हाइट निकालना है एच का वैल्यू, तो ये हो गया 1500। तो 1500 हो गया, तो यहाँ से आप निकाल लोगे तो ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा 250 इंटू एच बराबर 1500। ठीक, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500 बट्टा में 250, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 25 छक्का 150 यानी एच का हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कहाँ गया ये 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो x के मूल क्या क्या होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x। तो यहाँ सॉल्व करो तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालोगे तो 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 a c यानी 1 डिवाइड बाई 2a 2 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 5 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक, तो एक वैल्यू आपका आएगा 3 प्लस रूट 5/2 और दूसरा आएगा 3 माइनस रूट 5/2। ये आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 132 अधिक होने का मतलब ये हुआ कि
मान लो nth टर्म्स होगा, तो पहले हम लोग सीरीज लिख लेते हैं। सीरीज हमारा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ, 39 दिया हुआ है एंड सो ऑन। तो इसमें प्रथम पद तो हमको मिल गया 3, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, AP बोला जाएगा तो 15 माइनस 3 12 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमसे ये बोला जाए कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब मान लिया वो nth टर्म होगा और उसका 54वां पद ये 54 होगा, दोनों का डिफरेंस 132 दिया हुआ है। ठीक, तो मान लिया nth टर्म अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 54th टर्म हमसे पूछा जा रहा है, तो a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस 53 डी इज इक्वल टू 132। a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, d यहाँ से कॉमन निकाल लिया, d कॉमन निकालोगे तो n माइनस 1 माइनस 53 इक्वल टू 132 हो गया। n का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना था, d का वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, तो n माइनस क्या आ जाएगा 54 इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाई कितना, d का वैल्यू है 12, तो 12 को 100 डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक, तो 11 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 65 आपका आंसर आएगा। यानी 65वां पद की बात की जा रही है, 65वां पद होगा जब 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाए कि दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, यानी डी दोनों का, दो समांतर श्रेणियां हैं अलग अलग हैं, उनका कॉमन डिफरेंस डी क्या है, सेम है। ठीक, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का मतलब ये हुआ कि मान लिया हमारा कोई भी सीरीज दिया हुआ है, मान लेते हैं A100 एक पहला सीरीज है और दूसरा कैपिटल A100 है, उन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर बताना है, यानी हमको 1000 माइनस A1000 का वैल्यू बताना है क्या होगा। और अगर मान ली पहली सीरीज को हम लोग ऐसे मानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू दो समांतर श्रेणियों के सार अंतर d हैं, तो मान लिया a प्लस n माइनस 1। ठीक, तो 100वें पद का अंतर हमसे पूछा जा रहा है ना, तो पहले मैं इक्वेशन में रखता हूँ ये वाले में, तो A100 यानी पहला पद इसका हमारा हो जाएगा A100 a का वैल्यू तो दिया नहीं है। ठीक है, तो मान लिया कुछ देर के लिए मान लो हमने A1 मान लिया, तो A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस इसके लिए मान लो कैपिटल A मान लेता हूँ, तो A1 ब्रैकेट लगाएंगे, A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि दोनों में से मैं इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ये A1 और ये वाला टर्म्स, यानी ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स तो सेम है, और ये सामने माइनस लगा हुआ था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो हमको मिलेगा क्या, स्मॉल a1 माइनस कैपिटल A1 का जो वैल्यू आएगा वो 100 के इक्वल आ जाएगा इक्वेशन में। अब हमसे अगर पूछा जा रहा है कि 1000 का वैल्यू बताइए, डिफरेंस ऐसे ही, तो 1000 का वैल्यू भी तो यही आ जाएगा, A1 प्लस 1000 माइनस डी माइनस A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये पूछा जा रहा है, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ भी तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमसे क्या मिलेगा, A1 माइनस कैपिटल A1, और ये वैल्यू हमको क्या दिया हुआ था, ऊपर में भी हमने कैलकुलेट किया था 100, तो 100 ही तो आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन बी आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि sin 3 का वैल्यू किसके इक्वल दिया जा रहा है, cos a माइनस 26 के इक्वल बोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर sin 3a का मान cos ऑफ a माइनस 26 के इक्वल है, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा।
तो मैंने क्या किया, इसको बदल दिया किसमें, cos 90 माइनस 3a कर लिया इज इक्वल टू cos a माइनस 26। ठीक, दोनों साइड से cos हटा सकते हैं, तो 90 माइनस 3a का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस 26 के। तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ऐड हो जाएगा 4a बराबर 90 माइनस कितना 26। ओह, यहाँ गड़बड़ हो गया, ये 90 प्लस क्या हो जाएगा, 90 प्लस 26 आएगा। यहाँ जो वैल्यू आएगा 90 प्लस 26 आ जाएगा, यानी 116 आएगा, 116। तो जो a का वैल्यू आएगा 116 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 4 दूना के 8 और 4 9 36, 29 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो a का वैल्यू आ जाएगा 29 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि ABC और BDE दो समरूप त्रिभुज हैं तो इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो ABC और BD त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो एक काम करते हैं, देखिए तो वो कैसे आएगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। वो दोनों त्रिभुज कौन कौन से होंगे, ये देखिए, एक त्रिभुज ABC कुछ ऐसे है, A B और C, दूसरा BDE दिया हुआ है, BDE, B D और E, और D भुजा BC का मध्य बिंदु बोल रहा है। तो ABC और BDE त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो अब देखो, अगर ये भुजा त्रिभुज ABC के हम एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इज इक्वल टू, मतलब अगर BDE का निकालोगे तो ये क्या आएगा, 1/2 के इक्वल आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इसके हाफ के इक्वल आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों त्रिभुजों का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये आ जाएगा। और अगर मान लेते हैं हम इसमें दो भुजाओं का अनुपात लेते हैं, तो मान लिया वो क्या हो सकता है, ABC में BC भुजा आ जाएगा, BC डिवाइड बाई BD, ये हो जाएगा BD का होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो तो BD जो है वो BC का हाफ है, तो मैंने क्या कर लिया, ये BC डिवाइड बाई 2 कर दिया का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 4/1 हो जाएगा, मतलब 4:1 आपका आंसर आएगा। ठीक, ये आएगा। नेक्स्ट आ जाइए 14th में क्या बोला जा रहा है कि आकृति ट्रायंगल PQR में PS कोण QPR, QP और R, ये QPR है, QP और R। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये जो रेशियो दिया हुआ, रेशियो हमारा कैसे इक्वल आएगा, देखो PQ डिवाइडेड बाई PR, PQ डिवाइड बाई PR इज इक्वल टू QS अपॉन RS हो जाएगा। कैसे होगा, PQ डिवाइडेड बाई PR का जो वैल्यू होगा वो QS डिवाइड बाई SR के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एक तो ये समद्विभाजक है, तो ये दोनों समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक की वजह से क्या होंगे, इनके अपोजिट साइड्स के जो रेशियो होंगे वो इक्वल आ जाएंगे। ठीक, तो PQ का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू दिया हुआ है x, QS का वैल्यू है 4 और RS का वैल्यू है 3। ठीक, तो ये आप x का वैल्यू निकालोगे तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 6 3 18। तो x का वैल्यू 18/2 यानी 18/4 यानी 9/2 आ जाएगा, यानी 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बोला जा रहा है 15 में कि यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x y का मान क्या होगा। देखो, ये हमने A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया और ये D ले लिया, इसी क्रम में लेने बोल रहे हैं। तो मान लिया हमने 1, 2 ये हो गया, फिर 4, y ये हो गया, फिर x, 6 ये हो गया और 3, 5 ये हो गया। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होने का मतलब ये हुआ कि जो इसके डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, बाइसेक्टर होंगे।
तो अगर बाइसेक्टर होंगे तो अगर मान लो AC का मिड पॉइंट मैं निकालूं तो क्या आएगा, x प्लस 1/2 आएगा और 2 प्लस 6/2 आ जाएगा, और यही इक्वल आएगा, इक्विवेलेंट होगा किसके, BD के डायगोनल के। तो 4 प्लस 3/2 और y प्लस 5/2 आ जाएगा। तो x वाला टर्म्स के इक्वल कर लो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, x का वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक, y वाला टर्म्स को इसके इक्वल करोगे तो नीचे से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 5 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के, तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा, 8 - 5 3 आ जाएगा। तो x 6 और y 3, डी ऑप्शन आएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट 16 में क्या बोला जा रहा है कि बिंदुओं इतना से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र क्या होगा। ये 3 बिंदुओं से होकर के जाने वाले वृत्त का केंद्र पूछा जा रहा है। तो 3 बिंदुओं से होकर के जाने वाला, यानी 3 बिंदु कौन कौन सा है, एक है 6, -6, दूसरा है 3, -7 और तीसरा है 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसके लिए कि एक समीकरण बनाते हैं। समीकरण कैसा, स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा, मान लिया x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है। किसका है समीकरण, ये वृत्त का एक समीकरण होता है। तो एक काम करते हैं, इन तीनों बिंदुओं से होकर के जाने वाले वृत्त का समीकरण निकालते हैं। तो पहले 6 से पास कराएंगे तो ये हो जाएगा 36, और यहाँ भी हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी 36 हो जाएगा, प्लस 2g। g और f क्या होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, तो 2 × g × x का वैल्यू आपने 6 रख रहे हो, फिर 2 × f × y का वैल्यू क्या रख रहे हो, -6 प्लस c = 0। तो ये देखो आपका कितना हो जाएगा, 36 दूना के 72, यानी 12g, 6 दूना के 12g - 12f + c + 72 = 0। ये समीकरण 1 आ गया। अब इसी समीकरण को, ये वाला जो हमारा वृत्त का समीकरण था, मान लो a है, तो इसको आप 3, 3 से पास करा दो। तो 3, 3 से अगर पास कराएंगे तो हमारा क्या आएगा वैल्यू, मान लिया 9, ये हमारा हो जाएगा 9 + 9 + 6g + 6f + c = 0। मतलब ये हुआ कि 6g + 6f + c + 18 = 0। ये हमारा क्या आ गया, समीकरण 2 हो गया। अगर 3 और -7 से भी पास करा देते हैं, तो 3 और 7 से पास कराओगे तो हो जाएगा, x की जगह 3 रख दें तो 9 आएगा, और y की जगह -7 रखेंगे तो 49 आ जाएगा। तो प्लस 2 × g × x का वैल्यू है 3, प्लस 2 × f × y का वैल्यू है -7, प्लस c = 0। तो ये हो जाएगा 6g - 14f + c, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 50 और एक 58, 58 = हो जाएगा 0। इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से माइनस कर देते हैं और इक्वेशन 2 को भी 3 से माइनस कर देते हैं। तो उससे हमारा क्या होगा, g और f में रिलेशन मिल जाएगा और c हट जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ c हमारा हट जाएगा। तो c हटाने का के पीछे पर्पज़ क्या है, मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 - 2 कर लेता हूँ पहले तो। ठीक, तो इक्वेशन 1 - 2 करोगे तो 12g - 6g कितना हो जाएगा, 6g हो जाएगा। ठीक, और -12f और -6f कितना हो जाएगा, -18f हो जाएगा। c से c कैंसिल हो जाएगा, और 72 - 18 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो प्लस 54 = 0। 6 से कैंसिल आउट कर दो, यानी 6 से डिवाइड कर दो, g - 3f + 9 = 0। अब आप एक काम कर सकते हो, चाहो तो अभी तो हमने 1 और 2 माइनस किया ना, 2 और 3 माइनस कर लो। g से g यहाँ कैंसिल दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस करोगे तो 6 और 14 जुड़ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 20f हो जाएगा। ठीक, 20f, c से c कैंसिल हो जाएगा, 18 - 58 करोगे तो आपका हो जाएगा -40 हो जाएगा। तो -40 =
0। तो f का वैल्यू तो यहाँ आपको मिल गया कितना, 2 मिल गया। जब f का वैल्यू 2 मिल गया तो यहाँ g का वैल्यू रखोगे तो 3 2 6 6 -6 + 9 -6 + 9 यानी g का वैल्यू हो जाएगा -3 हो जाएगा। g का वैल्यू -3 आ गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमको तो पूछा जा रहा है वृत्त का केंद्र क्या होगा। तो वृत्त का केंद्र इस केस में हमारा क्या होता है, जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा था उस केस में वृत्त का जो केंद्र हमारा आता है वो आता है -g - f आता है। तो -g - f का मतलब ये हुआ कि 3, -2 आएगा। तो 3, -2 हमारा क्या आएगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो 16 ये हमारा हो गया। 17 की बात करते हैं। तो 17 में क्या बोला जा रहा है कि अगर ये जो 3 बिंदु दिए हुए संरेखी है, संरेखी का मतलब क्या होता है, समान रेखा में एक ही लाइन में प्रेजेंट होना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संरेखी बोलते हैं। तो अगर वो एक ही लाइन में है तो k का वैल्यू बताना है हमको। तो k का वैल्यू क्या आएगा वो देख लेते हैं कैसे निकलेगा। बोला जा रहा है कि ये 3 बिंदु दिए हुए हैं। तो ये 3 बिंदु मतलब मान लो ये a है, ये b है और ये c है। तो a का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ 7, -2, b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5, 1 और c का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3, k। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल आएगा, ठीक। तो ए बी का स्लोप अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, 1 - +2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 - 7 -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू k - 1 डिवाइड बाई 3 - 5 यानी -2 हो जाएगा। ये -2 से -2 कैंसिल हो जा रहा है। तो k - 1 का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, 3 के। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। ये k आ जाएगा 4। k का मान पूछा जा रहा था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में ट्रायंगल PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है।